अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिफ मजीद योर फिज़िक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक लिमिट। इन 3 डिफरेंट पॉइंट्स को हमने डील करना है, जो मेन पॉइंट है। और इसके साथ कुछ आपके पॉइंट्स होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, डक्टाइल सब्सटेंसेस, ब्रिटल में क्या डिफरेंस होता है, यूटीएस क्या है, इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन करने हैं। स्टूडेंट, आज के टॉपिक से पहले आपने कुछ पॉइंट डिस्कस किए जिसमें स्ट्रेस को आपने एक्सप्लेन किया, स्ट्रेन को आपने एक्सप्लेन किया, इसकी डिफरेंट टाइप्स की बात की, यंग्स मॉडुलस की बात की। आज हमने इन्हीं टर्म्स को यूज़ करना है, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर आपने डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए ये पॉइंट्स आपको जानना ज़रूरी है। तो ये प्रीवियस टॉपिक में आपने डिटेल से एक्सप्लेन किया। आज आपने इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करते हुए एक कर्व बनानी है, बेसिकली एक डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है। और डक्टाइल मटेरियल क्या है ये बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप 2 तरह के मटेरियल हैं, डक्टाइल और ब्रिटल, जिसको आप मोस्टली डील करते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए हमने एक कर्व बनानी है। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है, ये कैसे बनानी है? इसके लिए स्टूडेंट्स आप ये जान लें कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, एग्ज़ाम के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले आपने टेंसाइल टेस्ट करना होता है, और ये टेंसाइल टेस्ट आपके पास टेंसाइल टेस्ट मशीन में होता है, ठीक है। क्या है? टेंसाइल टेस्ट मशीन है। और उसमें क्या करते हैं, आप कोई भी एक डक्टाइल मटेरियल है उसके ऊपर क्या करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व उसी से बनाएंगे, ठीक है। मटेरियल वायर इज एक्सटेंडेड एट ए स्पेसिफिक डिफॉर्मेशन रेट। और इसमें क्या किया जाता है कि मटेरियल वायर को आपने एक्सटेंड करना है। सपोज करें कि ये मटेरियल वायर है, इसको आपने जो है ना वो टेस्ट मशीन यूज़ की है, टेंसाइल टेस्ट मशीन, और इसमें इसके ऊपर डिफॉर्मेशन आपने अप्लाई की है, फोर्स अप्लाई की है, तो इसमें एलोंगेशन आएगी, स्ट्रेच होगी, और ये जो डिफॉर्मेशन है एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर अप्लाई होगी। और स्टूडेंट फिर इस मशीन के अंदर क्या होगा कि ये वैल्यूज़ भी आपकी रिकॉर्डेड होंगी, कि मतलब इतना स्ट्रेस आपने अप्लाई किया तो उससे स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुई है, स्ट्रेन से स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हुआ, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। और फिर आपने क्या करना है, उन्हीं वैल्यूज़ को मशीन ने खुद ही यूज़ करके क्या करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी प्लॉट करनी है ऑटोमेटिकली ऑन एक्स वाई चार्ट रिकॉर्डर, ठीक है। जो एक्स वाई चार्ट उसके साथ रिकॉर्डेड होगा, अटैच होगा, उसके ऊपर इस तरह की कर्व बनेगी, ओके। अब इस कर्व को ही बेसिकली हमने क्या करना है, इस पूरे टॉपिक में एक्सप्लेन करना है और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाना है। अब इसके डिफरेंट पॉइंट्स हमने लेबल किए हैं। आप देखिएगा इस साइड पे वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, स्ट्रेस है, और इसको सिग्मा से नोट करते हैं। और एक्स एक्सिस पे आपके पास है स्ट्रेन, और इसको आपने एप्सिलॉन से नोट किया हुआ है, ओके। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो रीजन है ओ से ए तक, इसमें आप देखेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो ये जो रीजन है, जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे इसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और स्ट्रेन स्ट्रेस के दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होंगे। और यही आपके पास स्टूडेंट हुक्स लॉ भी है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। और दूसरा आपके विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ ए बॉडी। लेकिन ऐसा कब तक है, इलास्टिक लिमिट ऑफ बॉडी में अगर आप ये परफॉर्म करते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो ओ से ए रीजन है, इसको मैंने कहा कि ये क्या है, कहलाता है आपके पास, इस रीजन को आप प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम देंगे, और इसको सिग्मा पी से आप नोट करते हैं। अब इसमें क्या कहेंगे, इन दिस इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि जो डिफॉर्मेशन है, स्ट्रेस इंक्रीज लिनियरली विद द स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के साथ स्ट्रेस भी क्या होगी, लिनियरली इंक्रीज होगी, मतलब इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होगा, ओके। और टिल वी रीच एट ए पॉइंट ए, और हत्ता कि आप क्या करेंगे, ऐसे ही स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन होंगे और आप इस पॉइंट ए पे पहुंच जाएंगे, ओके। जिसको आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जिसको सिग्मा पी से भी आप नोट करते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, पी स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी। तो मैक्सिमम आपके पास जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेस है, जो कि जिसमें मटेरियल स्टैंड करता है आपके पास, और आप ये कह सकते हैं कि विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी, कि उनके बिटवीन जो स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है उसको लूज किए बगैर जितना मटेरियल बेयर कर सकता है उसको आप क्या नाम देंगे,
उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम देंगे। ओके, और इसको सिग्मा पी से डिनोट करते हैं। और ये जो रीजन आपके पास ओ से ए रीजन है, यही आपके पास ओबे हो रहा है उस मटेरियल के लिए, हुक्स लॉ भी ओबे हो रहा है इस रीजन में। ओके, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि स्ट्रेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के। और लेकिन यहाँ पे आपने कहा था कि विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ ए बॉडी, ठीक है, और ये किसमें हो रहा होता है, इलास्टिक लिमिट ऑफ ए बॉडी में हो रहा होता है। ठीक है, तो यही पॉइंट आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इससे आगे ए से बी की तरफ आपने मूव किया है, तो इसमें आपके पास ये कर्व आपके पास स्ट्रेट नहीं रही। ठीक है, ये जो कर्व में रिलेशन था ये आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन में ये स्ट्रेट रिलेशन नहीं रहा, लिनियर नहीं रहा। और फिर आप नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं, इलास्टिक लिमिट। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास रीजन है ए से बी, इसमें आप मटेरियल को किसी एक पॉइंट पे भी अगर आप रिलीज करते हैं, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल स्ट्रेस आपने अप्लाई किया हुआ है ए से बी में, तो ए से बी में रिलीज करने से क्या होगा कि मटेरियल ऑब्जेक्ट दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप या कोई भी डायमेंशंस को रिगेन कर लेगा। लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट बी से बढ़ा देंगे फोर्स, तो कभी भी आपके पास जो है ना, जो बढ़ने से, स्ट्रेन बढ़ने से कभी मटेरियल क्या होगा, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। और तो यही पॉइंट आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या होगी, इफ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ टू बी, ओ से बी आप किसी भी एक पॉइंट पे अगर लोड को रिमूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल डिमेंशन को रिगेन कर लेगा, और इस रीजन को मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ओके, और ओ बी रीजन इज सेड टू बी ए इलास्टिक लिमिट। और ये जो ओ से बी आपका रीजन है, यहाँ से यहाँ तक, इसको आप क्या कहेंगे, इलास्टिक रीजन कहेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट अगर आप फोर्स को या स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस को गेन कर सकता है। उसके बाद देखिएगा, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। तो इस पॉइंट बी को आप क्या नाम देंगे, इलास्टिक लिमिट का नाम देंगे। ओके, और इसको सिग्मा ई से हमने नोट कर दिया है, और ये पॉइंट आप जो है ना इलास्टिक लिमिट के नाम से जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ओ से ए भी हमने एक्सप्लेन कर लिया कि ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। ओ से बी आपके पास क्या है, इलास्टिक लिमिट है। और इलास्टिक लिमिट में किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप जो स्ट्रेस है, लोड है जो उसके ऊपर आपने अप्लाई किया हुआ था, उसको रिमूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिगेन कर सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं जी बी से सी, कि अगर आप और आपके पास जो है ना, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड, अगर आप और स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, और ये जो पॉइंट आपके पास था इसको यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। इस पॉइंट बी को हम क्या बोलेंगे, यील्ड पॉइंट भी बोलेंगे, या इलास्टिक लिमिट पे जो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है उसको आप यील्ड पॉइंट का नाम देते हैं। तो अगर आपने स्ट्रेस बढ़ा दिया यील्ड पॉइंट से भी ज़्यादा, तो आप ये कह सकते हैं, या इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दिए, द मटेरियल परमानेंटली चेंज, तो जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली चेंज हो जाएगा, वो दोबारा ओरिजिनल शेप या डायमेंशन को गेन नहीं कर सकेगा। तो यही पॉइंट आप कहेंगे, एंड डजंट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप और डायमेंशंस, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। और इस बिहेवियर को आपका नाम देंगे, प्लास्टिसिटी का नाम देंगे। और इस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्लास्टिसिटी क्या है या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है। तो स्टूडेंट आपने ये देखा कि जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट से या यील्ड पॉइंट से लोड को और बढ़ा देंगे, एक्सटेंशन को और बढ़ा देंगे, तो इस केस में मटेरियल कभी अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस को गेन नहीं कर सकेगा और ये एक नई शेप में चेंज हो जाएगा। और इस बिहेवियर, मटेरियल के इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी का नाम देते हैं। और स्टूडेंट ये बी टू सी का रीजन है, ठीक है, ये जो बी से सी का रीजन है आपके पास, इसको आप प्लास्टिसिटी का नाम देते हैं। ओके, ये वाला रीजन। अब इसमें आप देख सकते हैं, और इसमें जो सी पॉइंट है ये वो मैक्सिमम आपके पास पॉइंट होगा जहां तक मटेरियल विस्टैंड कर सकता है, होल्ड कर सकता है, कि चेंज हो गया नई शेप में, लेकिन अभी भी ब्रेक नहीं किया, टूटा नहीं है मटेरियल। लेकिन आप एक रबर बैंड की एग्जांपल में भी देख सकते हैं, रबर बैंड की एग्जांपल जैसे आप उसको स्ट्रेच करेंगे उसमें एक्सटेंशन आएगी, लेकिन मज़ीद अगर आप स्ट्रेच बढ़ाते जाते हैं तो फिर क्या होगा कि मटेरियल आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यही केस यहाँ पे भी है कि सी पॉइंट को आप यूटीएस का नाम देते हैं,
ये सी पॉइंट आपके पास क्या है, यूटीएस का नाम देंगे इसको। ये पॉइंट आपके पास क्या था, बी पॉइंट क्या है, यील्ड पॉइंट का नाम देंगे इसको, ठीक है। ये पॉइंट्स भी आपने देखने हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस किसी मटेरियल को जिसमें स्टैंड कर सकता है उसको आप यूटीएस का नाम देंगे, जिसको आप नाम देते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का नाम देंगे, ठीक है। और जैसे ही आप यूटीएस को क्रॉस करेंगे मटेरियल ब्रेक्स है डी, तो मटेरियल इस सी से डी पॉइंट तक कहीं पे भी क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, ओके। और ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट पॉइंट होगा और डी पे जाके मटेरियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने इस कर्व को डिस्क्राइब किया। तो जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे बताया था कि आपने इसमें क्या करना है, एक टेंसाइल टेस्ट मशीन को यूज़ करते हुए एक कर्व प्लॉट करनी है और उसी कर्व को आपने क्या करना है, इसमें एक्सप्लेन करना है और उसी में आपने इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट और डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को डील किया। अब स्टूडेंट रह की बात जो स्टार्ट पे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डक्टाइल एंड ब्रिटल सब्सटेंसेस। तो मोस्टली आपने ये वर्ड यूज़ किया होगा 9th और 10th की फिजिक्स में भी, और इसमें हम देखेंगे डक्टाइल और ब्रिटल सब्सटेंसेस में क्या फ़र्क होता है। अगर तो सब्सटेंसेस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो ये जो रीजन आपने बनाया था यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का, इसको आपने नाम दिया था कि ये आपके पास पॉइंट है बी टू सी, ये वाला। तो अगर मटेरियल इस रीजन में लाई करता है, सब्सटेंसेस अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कि उनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक वो मटेरियल पहुंचे, तो अनटिल ब्रेक, ब्रेक होने से पहले, ठीक है। कुछ मटेरियल होंगे जैसे ही इलास्टिक लिमिट आएगी वो ब्रेक हो जाएंगे, मतलब इलास्टिक लिमिट से आप एक्सीड करेंगे वो यहाँ पे ही ब्रेक कर जाएंगे। तो जो मटेरियल यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे उनको ब्रिटल सब्सटेंसेस कहते हैं, और जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक पहुंचे बिफोर ब्रेकिंग, तो ब्रेक होने से पहले क्या होंगे, वो आपके पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन तक जाएंगे। उन मटेरियल्स को आप डक्टाइल मटेरियल्स का नाम देते हैं, और इनमें लेड आ जाता है आपके पास, कॉपर है या रॉट आयरन है, ये सारी इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। उसके बाद ब्रिटल सब्सटेंसेस मैंने क्या कहा, जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, जैसे ही इलास्टिक लिमिट आएगी उसके बाद मटेरियल क्या हो जाना है, ब्रेक। मतलब आप इलास्टिक लिमिट का पॉइंट है आपके पास बी, जिसको यील्ड पॉइंट आपने कहा, जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा। और जो मटेरियल आपके पास इस पूरी कर्व में ब्रेक ना हो, बी से सी तक भी ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वो मटेरियल आपके पास डक्टाइल है। और जो पॉइंट बी पे ही ब्रेक हो गया वो आपके पास क्या कहलाएगा, ब्रिटल सब्सटेंसेस कहलाएंगे, ओके। तो ये था डिफरेंस दोनों के बिटवीन। तो होपफुली आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।